ऑलराइट, व्हाट इज डीकोड साइकिल या डीकोड फेज? डीकोड स्टेज होती है भाई फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट। फेच हो गया इंस्ट्रक्शन, फेच होने के बाद डीकोड किया जाएगा। डीकोड का मतलब CPU will interpret the instruction which will be further operated या बोलते performed by, performed ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, other components of। चले भाई एग्जीक्यूट, डी कोड में इतना ही आएगा, फिर हम आ जाते हैं एग्जीक्यूट फेज में। एग्जीक्यूट फेज क्या होता है? डी डी कोड फेज को समझ लेते हैं जल्दी से जरा। डी कोड, हाँ डी कोड पे बात कर लेते हैं। डी कोड का मतलब क्या होता है बेटा? देखो अभी जब हम इंस्ट्रक्शन सेट को पढ़ेंगे ना तो हमें एक चीज का अंदाजा होगा कि इंस्ट्रक्शन ओरिजिनली आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको कैसा दिखता है। ठीक है, हाँ जी। लेट्स से, अच्छा आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शन आता है ना, जो सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन आता है, इंस्ट्रक्शन दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है जिसको हम इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। उसको हम फर्दर अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन एक छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ना लेट्स से एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है एसीसी, एक बॉक्स बोलेंगे या फिर बोलेंगे एक रजिस्टर है जिसके अंदर एसीसी है। एसीसी मतलब एक्यूमुलेटर का रजिस्टर है, जो किस लिए इस्तेमाल होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस यूज करने के लिए होता है, ऑपरेट करने के लिए होता है। तो भाई एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। मैंने बोला भाई काम करें, ठीक है, एसीसी कंटेन्स 0 करंटली, ठीक है। मैं बोला एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ, मैंने बोला भाई ऐड कर दें नंबर 5। तो मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया आपको, ठीक है, मैंने बोला कि भाई ऐड कर दें नंबर 5। अब किस में नंबर 5 को जो है वो ऐड करना है, किसके साथ? एसीसी के साथ ऐड करना है या एसीसी में ऐड करना है, ठीक है। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन समझाया। तो आपने क्या किया? आपने पहले उसके इंस्ट्रक्शन को देखा, क्या लिखा हुआ है? ऐड 5, मतलब 5 को ऐड करना है। ये मैं क्या कर रहा हूं? आई एम इंटरप्रेटिंग, आई एम ट्रांसलेटिंग इट, कि मैं उसको किस तरह से समझ सकता हूं, ठीक है। तो ऐड कर रहा हूं नंबर 5 किसके साथ? एसीसी। तो एसीसी में क्या है? 0, तो 0 + 5, 5 कर दूं। मैंने इसको 5 कर दिया। अब मैंने समझने के बाद इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, सही है। मैंने इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट कर दिया। सो दैट्स हाउ द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल वर्क्स। इंस्ट्रक्शन फेच होके आ गया, सीआईआर में मौजूद है, सीआईआर में रहते हुए उसको डिकोड करेगा सीपीयू, उसको समझेगा कि भाई हाँ ये क्या करना, क्या है इसके साथ, मैं अपनी लिस्ट में देख लूं करना। मिसाल के तौर पे जब मैंने ऐड बोला तो आपके दिमाग में आता है ऐड का मतलब हाँ यार प्लस करना है, ऐड करना है, सही है। तो आप अपने दिमाग में जल्दी से लेके जाते हो यार ऐड का मतलब मैंने कुछ दो चीजों को सम करना है या फिर उसको जोड़ना है, या वट एवर यू लाइक स्पीक अबाउट इट, वट एवर यू थिंक अबाउट इट, ऐड करना है। मैं कैसे समझ रहा हूँ उसको, ठीक है। तो मैंने कहा भाई 5 को ऐड कर दें, तो मैंने समझा उसको, ठीक है 5 को ऐड करना है। मैंने अपने दिमाग में से फौरन लिस्ट में से निकाला, मैंने कहा अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सा करना है? ऐड करना है। ऐड में क्या करता हूँ? प्लस कर देता हूँ। तो मैं 0 + 5 कर दिया, 5 लिख दिया वहां पे। तो मैंने डिकोड किया पहले और फिर एग्जीक्यूट किया। तो डिकोड स्टेज समझ में आई? पहले इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना या समझना कि वो बाकी के सारे अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मिसाल के तौर पे कोई चीज स्टोर करनी है, कोई चीज सेव करनी है, डिलीट करनी है, तो मैं उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकूं, समझ सकूं कि सारा जो काम है ना बाकी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उसको समझ सके, या फिर ऐसा समझो उनके लिए काम करने में आसानी हो। तो उसको मैंने डिकोड कर लिया। अच्छा भाई, जिस तरह से सीपीयू डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को। मूविंग ऑन टुवर्ड्स एग्जीक्यूट। हम एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शन मौजूद है आर एग्जीक्यूटेड बाय सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल्स वाया कंट्रोल बस। भाई कंट्रोल बस के जरिए सिग्नल्स को भेजा जाता है और इंस्ट्रक्शन क्या हो जाते हैं भाई? एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये एक साइकिल है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होता है। अब जरा जल्दी से इससे रिलेटेड कुछ चीजों को जल्दी से डिस्कस करते हैं। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, देखिएगा जरा। अब मैं नीचे दोबारा से बनाता हूँ और उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखिए व्हाट आर दीज, रैम में क्या क्या लोड होंगे, सारे क्या जनरेट होंगे? इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस लेट से यहाँ पर जनरेट हो गए, ठीक है। मतलब ऐसे समझो ये पूरा रैम जो है ना वो भरा हुआ है इंस्ट्रक्शंस से, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमारी बात हो चुकी है। अब थोड़ा डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आ रही है, एक दो चीजें ऐड हो रही हैं, अब उसको समझा रहा हूँ। देखो जरा होता क्या है कि भाई आपके पास ना देखो माइक्रो प्रोसेसर में ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको अभी हमने डिस्कस किया। कौन सा? फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। तो भाई हमारे पास कितने रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं? 5 सेट ऑफ रजिस्टर्स हमने बोला भाई इस्तेमाल हो रहे हैं, ये 5 सेट ऑफ रजिस्टर्स हो गए, सही है भाई? ओके ठीक है। तो अब होगा क्या कि भाई जो इंस्ट्रक्शन है ना, एक इंस्ट्रक्शन निकलेगा
और ये 5 सेट ऑफ रजिस्टर में डिवाइड होगा, क्योंकि पीसी में कुछ आएगा, सीआईआर में कुछ आएगा, एमएआर में कुछ आएगा, एमडीआर में कुछ आ जाएगा, एसीसी में कुछ आएगा, स्टेप वाइज। सही है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। समझ में आई बात? तो ये सारे कौन से सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं? आई एम कंसीडरिंग कि भाई मेरे पास ना एक ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। पाइपलाइनिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस में ना सारे इंस्ट्रक्शंस लग जाना। ठीक है, एक सीक्वेंस में ना सारे इंस्ट्रक्शंस लग गए यहाँ पर, जो एक एक करके फैच होंगे, एक एक करके क्या होंगे, फैच होंगे। फैच होके मतलब रजिस्टर में आएंगे, और रजिस्टर्स के थ्रू ये जो मेरा सीपीयू है, ये समझ लो बैंक है, बैंक के अंदर काउंटर है, वो उस काउंटर पे आएगा कस्टमर, तो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आई बात? जी। तो ये ऐसे ही हो रहा है, एक इंस्ट्रक्शन जो ओरिजिनली यहाँ पे जनरेट हो रहा था, यहां से उठ के प्रोसेसर के अंदर आए, और यहां से जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन की बात करता जा रहा हूं, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, फैच हो रहा है। फैच का मतलब रजिस्टर में आना। सही है, फैच का मतलब रजिस्टर में आना। तो फैच फैच होके रजिस्टर में आया, रजिस्टर से पहले पीसी, एमएआर, एमडीआर, सीआईआर और फिर कंट्रोल सिग्नल के जरिए एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन आते जा रहे हैं और एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, किसके बेसिस पर? सिस्टम क्लॉक। तो सिस्टम क्लॉक का जो पल्सिंग सिग्नल आएगा, जैसी पल्सिंग सिग्नल आएगा, इंस्ट्रक्शन उठा और दूसरा वहां एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा पल्सिंग सिग्नल आया, इंस्ट्रक्शन उठा, दूसरा एग्जीक्यूट हो गया। तो भाई यहाँ पर हो ये रहा है कि हमने बोला कि भाई क्लॉक स्पीड का मतलब है जितने टाइम्स वो सिग्नल आएगा। सही है, जितने टाइम्स वो सिग्नल आएगा। अब इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी लेते हैं कि एक शख्स है जिसका नाम है अहमद। ठीक है, वो अहमद जो है ना, वो लेट से वो बेच रहे हैं राइस। ठीक है, क्या बेच रहे हैं? राइस। तो राइस की ना उनके पास एक शॉप है। तो राइस की शॉप में उन्होंने क्या किया, जो उनके पास पूरा काउंटर है ना, काउंटर में उन्होंने 2 kg राइस रखे हुए हैं। सही है, बेचने के लिए 2 kg राइस रखे हुए हैं, बाकी जो है ना वो गोडाउन में पीछे है। ठीक है, पीछे वाली गली में जाके उन्होंने गोडाउन बनाया हुआ है। तो मेन कंटेंट कहाँ पर है? पीछे वाले गोडाउन में। अभी उन्होंने क्या किया, 2 kg राइस लेकर आए। तो नई नई शॉप है, तो उन्होंने बोला भाई एक बंदा आ रहा है उनके पास, और उसने क्या बोला, भाई हाँ ठीक है राइस दिखाइए। 1 kg राइस कोई ले गया, फिर 1 kg बचे, फिर वो 1 kg दूसरा ले गया। तो जैसे ही इनके पास खत्म हुए, ये गए पीछे गोडाउन में, गए पीछे गली में, और फिर से राइस लेकर आए, आके 2 kg फिर से रख लिए। एक बंदा आया, बोला मुझे 3 kg चाहिए। तो फिर ये क्या किया, भाई 2 kg है, फिर से पीछे गए और फिर से लेकर आ रहे हैं। तो इन सब चीज, अच्छा मिसाल के तौर पे वो दुकान चलनी शुरू हो गई, दुकान पे रश पड़ गया। तो भाई मुझे इस बात का जवाब दें कि ये जो 2 kg लाने रखने वाला मामला है, ये उनके बिजनेस के लिए हेल्पफुल है या फिर नुकसानदेह? नुकसानदेह। से क्या चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है? और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, वेरी गुड, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, और दूसरा बहुत ज्यादा टाइम भी तो लगा रहा है कस्टमर को। यस और नो? जी। जी। तो ये क्या एफिशिएंट टेक्निक है? नहीं। नहीं है। तो सेम गोज फॉर द सीपीयू। हमारे पास होता ये है, हम क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन सारे मौजूद हैं, एज कंपेयर टू ब्रिंग वन इंस्ट्रक्शन इनटू द रजिस्टर एंड लोड इट, फिर उसको सर्व करवाएं, हमें क्या करते हैं, हम एक टेम्पररी स्टोरेज प्रोसेसर के अंदर बना के रख लेते हैं कि उसमें से इतने सारे इतने सारे इंस्ट्रक्शन उठाए और टेम्पररी यहाँ पे रख लिए, ताकि मैं यहाँ से जल्दी 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 एग्जीक्यूट कराना शुरू करूं, मतलब एग्जीक्यूट करता रहूं इंस्टेंटली, आसानी से लेकर आ सकूं। ये वही वाली मिसाल है कि अगर वो 2 kg की जगह 200 kg लाके एक जगह पे रख ले, अपने वहीं पर गोडाउन में रख ले, और वो ज्यादा जल्दी सेलिंग कर सकता है, ज्यादा जल्दी कस्टमर को सर्व कर सकता है। ऐसा ही है ना? इसी तरह से आपकी जो रैम है, सारे इंस्ट्रक्शन उसके अंदर जनरेट हो रहे हैं, बट ब्रिंगिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम टू माइक्रो प्रोसेसर will take time as compared to bring it from this space, and we call it कैश मेमोरी। सुना है इसके बारे में? कैश, जी। कैश मेमोरी कहलाती है। तो भाई ये जो सीपीयू का कैश है, ये सीपीयू कैश इज यूज्ड टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन विच इज जनरेटेड इन द रैम, बट वी what we do, we bring like some of the instructions in the cache at the same time, like first we bring instruction in the cache, so CPU can directly access or directly fetch the instruction into the register more frequently than coming from the RAM। रैम से लाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि रैम इज आउटसाइड द प्रोसेसर। समझ में आई बात? जी। ये गोडाउन वाली बात समझिए कि भाई मेरा इजी एक्सेस उस बंदे का कहाँ रहेगा, ये गोडाउन, ये उसकी शॉप में मौजूद जो शेल्व्स हैं वहां से उठा के देना, या फिर पीछे गली में गोडाउन में जाके लाके देना। तो पीछे गली में गोडाउन में जाएगा तो वो क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन कस्टमर को जल्दी जल्दी फ्री करना है तो उसको वहीं पे मौजूद होना चाहिए। सो वी ब्रिंग इंस्ट्रक्शन inside the cache and we keep it here, and that's a temporary space, we call it cache। CPU की कैश होती है। अब हम जो जिस चीज पे बात करने जा रहे हैं,
एक तो हो गया कैश, समझ में आई क्या? कैश जी टेम्पररी स्पेस होती है प्रोसेसर के अंदर in order to keep instructions, so processor won't be wasting time to bring instructions from the RAM more frequently, and it is a frequent access because the cache is present inside the CPU, inside the microprocessor. समझ में आई बात? Let's talk about this cache. Let's take an example. I have brought 500 instructions to this cache. सही है? या कैश गए भाड़ में। अब जरा हम बात करते हैं रियल लाइफ के एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। ये ऐसी कोई चावल वावल वाली खाने पीने वाली। अब हो ये रहा है कि वो जो अहमद साहब थे ना, उनका बिजनेस है बढ़ गया। सही है, उनका बिजनेस बढ़ गया। उन्होंने ना एक काउंटर बनाया हुआ है जहां पर ना बहुत सारे कस्टमर्स राइस लेने के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारे कस्टमर्स राइस लेने के लिए उनके पास आ रहे हैं। तो लेट्स से कि उनकी जो कस्टमर की लाइन है ना वो बढ़ के चली गई 50 पर। कितनी चली गई भाई? 50 कस्टमर्स हो गए, या लेट्स से 40 कस्टमर्स आ गए उनके पास एक साथ। तो 40 कस्टमर्स एक लाइन में खड़े हुए हैं। अहमद भाई को एक ख्याल आया, अहमद भाई बोला यार एक काम करता हूँ, मैं एक की जगह पर ना 3 बंदे और खड़े कर देता हूँ, 4 काउंटर्स ओपन कर देता हूँ, ताकि जो मेरे 40 कस्टमर्स का जो लोड है ना वो 10 10 10 10 में डिवाइड हो जाए। तो मैं साइमल्टेनियसली 4 कस्टमर्स को एक साथ क्या कर सकता हूँ? सर्व कर सकता हूँ। यस और नो? यस तो भाई यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास सीपीयू में मौजूद या माइक्रो प्रोसेसर में मौजूद एक कोर का। सुना है ना, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर। जी राइट, व्हाट इज हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर? हम बोलते हैं, पहले बात करते हैं क्वाड कोर की बात करते हैं। क्वाड का मतलब था 4, मतलब ये 4 कोर्स। कोर का मतलब होता है कि जिसने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, करेगा तो सीपीयू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, लेकिन सीआईआर के पास जो इंस्ट्रक्शन मतलब कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट करेगा, ऐसे समझो ये वो वाला काउंटर है जो जो कोई स्पेसिफिक काम करेगा, या वो बंदा मौजूद है जो स्पेसिफिक काम करेगा। तो हमने बोला एक काम करते हैं, 40 बिलियन इंस्ट्रक्शन एक साथ आ गए हैं, जो एक बहुत मतलब एक लाइन में ना 40 बिलियन इंस्ट्रक्शन मौजूद है। सही है, 40 बिलियन इंस्ट्रक्शन के लिए अब क्या करें? एक कोर को इस्तेमाल करें। अगर एक कोर को इस्तेमाल करेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन उठेगा, वो एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन उठेगा, वो एग्जीक्यूट होगा, तीसरा चौथा पर जैसे क्लॉक स्पीड आती रहेगी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने बोला एक कोर इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरे कंप्यूटर सिस्टम में जो बाकी की 3 कोर्स है ना उनको भी इस्तेमाल करूंगा। तो मेरा कंप्यूटर इज एबल टू हैव क्वाड कोर, 4 कोर होती हैं उसमें। तो क्या किया जाएगा, जब लोड बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो 4 कोर में डिवाइड हो जाता है। इंस्ट्रक्शन जो है ना वो सारे उठते हैं और वो 4 के 4 कोर में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब अब यहां से एक इंस्ट्रक्शन उठेगा यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ जैसी क्लॉक स्पीड आई, जैसी क्लॉक साइकिल आएगी, तो 4 इंस्ट्रक्शन एक साथ उठेंगे और चारों काउंटर पे चले जाएंगे। समझ में आई ये बात? या चारों कोर के पास चले जाएंगे ताकि वो क्या हो सके, पहले फैच हो जाएंगे चारों के चारों एक साथ, फिर डिकोड होंगे, फिर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, चारों के चारों एक साथ होंगे। मतलब साइमल्टेनियसली 4 इंस्ट्रक्शन एक ही टाइम पे हो रहे हैं, रादर के एक हो। तो ज्यादा ऑपरेशन 4 कोर वाले का तेज होगा या 1 कोर वाले का? मुझे बताओ। 4 कोर वाले 4 कोर वाले का। इसलिए वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द मोर नंबर ऑफ कोर्स। जैसे आपने पढ़ा होगा हेक्सा कोर का प्रोसेसर होता है। हेक्सा कोर का मतलब 6 कोर्स होती है, मतलब एक वक्त में वो 6 इंस्ट्रक्शंस एक साथ क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, 6 कोर्स होती हैं। ऑक्टा कोर होता है प्रोसेसर। ऑक्टा कोर का मतलब एक टाइम पे 8 इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। भाई समझ में आई बात? अब जब भी आप जो है वो कहीं पर अपने माइक्रो प्रोसेसर की रेटिंग्स को पढ़ेंगे तो आपको अब पता चलेगा भाई कोर का मतलब क्या होता है। तो ये एक तो कोर, या दूसरा हो गया कैश। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ना है which we call is performance of CPU. How to increase performance of CPU? Number 1 is the clock speed. Performance of CPU depends on clock speed. जितनी तेज तेज clock speed आएगी उतना तेज तेज होगा क्या, उतना तेज तेज आपके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, फेच भी उतनी तेज होंगे, डिकोड एग्जीक्यूट भी उतनी तेज होंगे। सारे इंस्ट्रक्शंस को सिंक करता है कंट्रोल बस के जरिए, जो है वो उसका सिग्नल जाता है, टाइमिंग सिग्नल होता है। ये तो कंट्रोल, ये तो क्लॉक हो गया। ठीक है भाई, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू की बात कर रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू बढ़ाएंगे कैसे? क्लॉक स्पीड बढ़ा दो। क्लॉक स्पीड बढ़ा दी मतलब 2.8। क्लॉक स्पीड का मतलब क्या हुआ, ये वही वाली बात करेंगे कि भाई 2.8 गीगाहर्ट्ज मींस क्या होता है, 2.8 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड।
मैं जितना जो है वो गीगाहर्ट्ज का नंबर बनाऊंगा बढ़ाऊंगा, उतने ज्यादा टाइम कम होगा दो इंस्ट्रक्शन के बीच का, मतलब दो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने के, दो इंस्ट्रक्शन फेच होने के बीच का टाइम। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शन फेच हो, डिकोड भी हो, एग्जीक्यूट भी हो, तो मुझे ये टाइम कम करना पड़ेगा इसके बीच का। वो टाइम कम कैसे होगा कि मैं सिस्टम क्लॉक की स्पीड बढ़ा दूं। अच्छा भाई, वी हैव वन कॉन्सेप्ट विच वी कॉल्ड इज ओवर क्लॉकिंग। एक होती है अंडर क्लॉकिंग, एक होती है ओवर क्लॉकिंग। अंडर क्लॉकिंग करने की जरूरत होती नहीं है हमको, ओवर क्लॉकिंग करते हैं। अंडर क्लॉकिंग का मतलब क्लॉक स्पीड को कम कर देना। मिसाल के तौर पे अभी जो आजकल के कंप्यूटर सिस्टम्स आते हैं हमारे पास, उसमें ना ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है, यूं करके ना ऐसा कुछ लिखा होता है, 2.8 से लेकर 3.1, क्या है ये, गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड है ये। वो बोलते हैं कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है जो हमने भेजा है अभी, तो हमारी फैक्ट्री सेटिंग्स पे है, वो 2.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड है उसके अंदर। मतलब 2.8 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहो तो वो 3.1 तक बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाते हैं, इसकी सेटिंग्स में जाके, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं उनके जरिए भी बढ़ सकती है, और सेटिंग्स होती हैं, बायोस होती है उसकी, बायोस में जाके उसकी सेटिंग से भी बढ़ सकती है। ओवर क्लॉकिंग करने से होता क्या है कि साइकिल्स पर सेकंड बढ़ जाते हैं। पल्सिंग साइकिल्स होता है ना, या पल्सिंग सिग्नल जो होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, वो इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, टाइम कम हो जाएगा दो इंस्ट्रक्शन के बीच का टाइम, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा इंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये ये हो गया हमारे पास ओवर क्लॉकिंग का। लेकिन ओवर क्लॉकिंग में एक और मसला भी आता है कि अगर आपने इसकी औकात में रहते हुए क्लॉक किया, औकात समझ गए ना। जी। हाँ, तो औकात में रहते रहते तो किया तो सही है, लेकिन अगर आपने इसकी औकात से बढ़ा दिया और आप ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये हीट अप हो जाते हैं और हार्डवेयर खराब भी हो जाता है। तो नॉर्मली जहां पर ओवर क्लॉकिंग की जाती है वो चिल्ड रूम में, उसके साथ कूलर्स लगाए जाते हैं। कूलर से मुराद ये कि जो कूलिंग करते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, उसके साथ वाटर कूलिंग हो गया, दूसरे कूलिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं ताकि उसका टेम्परेचर राइज ना हो। टेम्परेचर राइज होते आपने ये ऐसी बात हो गई कि मैं जो हूँ वो गाड़ी को, मैंने कोई पुरानी गाड़ी उठाई है, ठीक है, और पुरानी गाड़ी को एकदम उससे ड्रिफ्ट मार रहा हूँ, सही है, एकदम भगा रहा हूँ उसको, क्या होगा, कोई ना कोई नुकसान होगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ओवर क्लॉक तो कर सकते हैं बट विद इन द कैपेसिटी जो कंपनी ने चेक की हुई है, कंपनी ने जो रिकमेंड की हुई है उसमें कर सकते हैं। अगर ज्यादा करेंगे तो उसके डिसएडवांटेज ये होता है कि आपका हार्डवेयर खराब हो जाता है। मूविंग ऑन टुवर्ड सेकंड, कैश। कैश का मतलब ये वाली कैश, प्रोसेसर की स्पीड बढ़ानी है। ये वही वाली बात कि वो अहमद भाई जो है वो चावल पीछे से लेकर आ रहे थे, अगर यहीं रखते तो अपनी दुकान पे ही रखते तो क्या होता, इंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी मतलब कस्टमर जल्दी जल्दी फ्री होते, उनका टाइम कम होता, परफॉर्मेंस ऑफ लाइक ऑपरेशन ऑफ शॉप या रिटेल शॉप या फिर मार्ट क्या हो जाती, अच्छी हो जाती। सही है, तो यहाँ पे कैश की बात करेंगे। कैश किस में होती है भाई, एमबीज में होती है हमारे पास। टेम्परेरी स्टोरेज इनसाइड द CPU to hold instructions from RAM which CPU can instantly access. Higher the cache size, higher the performance of CPU. चलो भाई थर्ड पे आ जाए जल्दी से। कोर इज रिस्पॉन्सिबल, या लिख लें कोर इज रिस्पॉन्सिबल, बल्कि कोर नंबर ऑफ कोर्स का पॉइंट बनाते हैं क्योंकि हम उस पर बात कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ कोर्स। हाँ, या यहाँ पर बोलते हैं कैश साइज, परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू पे बात कर रहे हैं। चार चीजें होती है परफॉर्मेंस सीपीयू में। पहले लिखा हमने कौन सा, क्लॉक स्पीड, सेकंड लिखा कैश साइज, तीसरा लिखा नंबर ऑफ कोर्स। कोर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। आगे बात करते हैं, हर कोर की इंडिविजुअल सिस्टम क्लॉक होती है। ठीक है, अब वो वेरी कर सकती है कि एक की सिस्टम क्लॉक ज्यादा है, दूसरे की सिस्टम क्लॉक कम है। जैसे ये बात होगा कि भाई बैंक में 4 काउंटर मौजूद हैं, 2 पे जवान लड़के बिठा दिए, एक पे जो है वो खातून जवान बिठा दी, और एक पे बुजुर्ग आदमी बिठा दिए। तो भाई जो बुजुर्ग होगा वो थोड़ा स्लो काम करेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑल 3 जवान्स, वो जल्दी जल्दी काम करेंगे। तो इसी तरह से जो 4 कोर्स होते हैं उसके अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग सिस्टम क्लॉक्स होती हैं उनकी।
तो सिस्टम क्लॉक अलग स्पीड पे काम कर सकती हैं। अगर अलग स्पीड पे काम करेगी तो उनके जो ऑपरेशंस करने या इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करना या फेच करने का जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। इसी तरह से जैसे आप किसी उसको चेक करते हो, लाइक कोई किसी फोन को किसी के स्पेक्स चेक करते हो, तो आपको जो है ना वो ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है कि 4x1.8 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर। इसका मतलब ये कि 4 सिस्टम क्लॉक हैं और 1.8 गीगाहर्ट्ज की हैं, 4 कोर का प्रोसेसर है। कुछ कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा होता है, अगर सेम ना हो तो लिखा होता है 2x1.8 और लिखा होगा 2x2.6 गीगाहर्ट्ज प्लस 2x1.8। तो मतलब दो 2.6 गीगाहर्ट्ज की हैं और दो सिस्टम क्लॉक 1.8 गीगाहर्ट्ज की हैं। समझ में आई बात? जी। चले, तो जैसे ही सिस्टम क्लॉक का सिग्नल आएगा वो उस कोर का, जिस कोर का वो सिस्टम क्लॉक का पल्स है, वो क्या करेगा, वो फेच करेगा उसी स्पीड से और इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा भाई, तो ये हो गया कोर। एक आखिरी चीज लिखते हैं इसमें, हायर द नंबर ऑफ कोर्स हायर द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। कभी कोर का डिसएडवांटेज पूछेगा तो हाँ पूछे, बता सकते हैं हम। कोर का डिसएडवांटेज क्या होगा कि कोर कभी कभार ऐसी जगह पे यूज हो जहां पर उसकी जरूरत नहीं है, तो दैट विल बी द एक्सेस कंजम्पशन ऑफ लाइक पावर कंजम्पशन फालतू में करेगी। मिसाल के तौर पे एक बैंक है, एक बैंक में आते ही कस्टमर्स हैं 4-5, ठीक है, उसमें 4 काउंटर चला के बैठ जाऊं, सही है, 4 काउंटर चला के बैठ गए, तो रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना वो नहीं हो पा रही। इसका मतलब सही वो गलत कर रहे हैं ना। तो आई 4-5 कस्टमर्स ना, तो 4-5 काउंटर खोल के बैठे हो भाई, लोड नहीं है तब भी आप खोल के बैठे हो, सही है। तो ये इस तरह की मिसाल हो गई बिल्कुल कि कोर जो है वो अगर कोई लोड ज्यादा होता तो कोर यूटिलाइज होती है, वरना कोर यूटिलाइज नहीं भी होती, ऐसा भी होता है। आखिरी परफॉर्मेंस सीपीयू चौथी चीज से क्या बढ़ती है भाई, हम बोलते हैं विद ऑफ डाटा एंड एड्रेस बस। बस के बारे में पढ़ा था हमने, राइट। बस क्या था, बस क्या थी भाई, हमने बोला कैरियर है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। अगर एड्रेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा तो एड्रेस बस के जरिए जाएगा, डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा तो डाटा बस के जरिए जाएगा। तो भाई हमने बोला विद ऑफ एड्रेस बस एंड डाटा बस, दोनों की विद बढ़ा दी जाए। विद का मतलब क्या, ये जो ऐसा समझो कि हमारे पास कैरियर्स हैं, कैरियर का साइज बढ़ा दिया जाए। कैरियर साइज का मतलब ये कि इसका विथ विथ कैसे डिनोट होती है, कैसे मेजर होती है। बस स्पीड इसकी होती है भाई हमारे पास मेगाहर्ट्ज में, ठीक है, तो वो मेगाहर्ट्ज का नंबर बढ़ा दिया जाए, क्या होगा, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो विद ऑफ डाटा बस एंड एड्रेस बस, ठीक है, तो एड्रेस जाएगा वो कितने बिट का जा सकता है, डाटा जाएगा तो वो कितने बिट का जा सकता है। अगर हम उसकी विथ को बढ़ा दें, साइज बढ़ा दें बस का, तो परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू भी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि मेरे पास एक रोड है, वो बहुत पतला सा रोड है, ट्रैफिक गुजरना है उसमें से, तो वो एक नॉर्मल स्पीड से मतलब कम ट्रैफिक गुजरेगा। अगर मैं विथ को बढ़ा दूं उस रोड की, बहुत चौड़ा रोड कर दूं और मेरे पास ट्रैफिक गुजरने का ज्यादा भी है, तो वो एक साथ ही गुजर जाएगा। ऐसा ही है परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। परफॉर्मेंस सीपीयू 4 चीजों पर डिपेंड कर रही है आयशा। किस किस चीजों पे, सबसे पहले क्लॉक स्पीड, क्लॉक स्पीड, दूसरा कैश साइज, कैश साइज, तीसरा नंबर ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ कोर्स, एंड द लास्ट वन इज विड्थ ऑफ डेटा एंड एड्रेस बस। ये जो हमने बसेस पढ़ी थी। कंट्रोल बस के अलावा ये जो दोनों बसेस हैं, इसका आप बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, इसकी विड्थ बढ़ा दें, ठीक है, तो उससे क्या बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू बढ़ जाएगी उससे भी। अच्छा जी, रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन में 4 चीजें याद करने की होती हैं। सबसे पहला हमने बोला भाई पीसी का जो एड्रेस है वो कहाँ चला जाएगा, द कंटेंट ऑफ पीसी कॉपी टू एमएआर में चले जाएंगे। और फिर आपने बोला द डाटा स्टोर्ड एट द एड्रेस, डाटा स्टोर्ड एट द एड्रेस मतलब यहाँ पर जो लिखा ना एड्रेस, उसका डाटा निकाला है आपने, तो इसलिए डबल ब्रैकेट लगाए हैं। कौन से, ये बस एमएआर में ये डबल ब्रैकेट आएंगे ताकि उसका कंटेंट, उसका डाटा उठ के, मतलब वो डायरेक्टली उसके कंटेंट नहीं जा रहे हैं, उसके अंदर जो कंटेंट है वो एक एज एड्रेस बिहेव हो रहा है और वो जा रहा है कहाँ पर, एमडीआर में, ठीक है। और जो एमडीआर का कंटेंट है वो सीआईआर में जा रहा है और पीसी वन इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट्स हाउ वी लाइक राइट रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन। रजिस्टर में जो चीजें हैं ना वो कैसे लिखी जाती हैं, वो ऐसे लिखी जाती हैं भाई। पोर्ट का मतलब होता है कि भाई जो इंटरफेस प्रोवाइड करे आपके कंप्यूटर को, आपके एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए, दैट्स व्हाट द पोर्ट इज। पोर्ट के लिए लिखते क्या है भाई,
It provide the interface, yeah, it provide the connection. There's a connection to it provides connection to peripherals and interface between computer and other hardwares या अदर डिवाइसेस. पोर्ट्स क्या होती हैं भाई? पोर्ट का मतलब हो गया जैसे यूएसबी पोर्ट हो गई, जैसे डिस्प्ले की पोर्ट हो गई, जैसे बोल सकते हैं एचडीएमआई पोर्ट हो गई है. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं. जैसे कंप्यूटर सिस्टम में आप बोलोगे आपकी टाइप सी की पोर्ट है, राइट? तो यूएसबी टाइप सी की पोर्ट होती है. बात समझ में आई? जी. ये वो वाली पोर्ट्स की बात हो रही है. मतलब हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्किटेक्चर में और क्या क्या चीजें होंगी, ये तो सारी चीजें हो गई. इसके अलावा पोर्ट्स भी होंगी जिसके जरिए आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो. मूविंग ऑन, कौन सी किस्म की पोर्ट्स होती है हमारे सिलेबस में मौजूद है? एक जो सबसे सबसे मशहूर पोर्ट हमारे पास मौजूद है, दैट इज कॉल्ड यूएसबी. यूएसबी की पोर्ट होती है. जी. ठीक है, यूएसबी क्या होती है भाई? हम बोलते हैं, पता है इसको, इसके बारे में? जी. इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सीरियल बस. यूएसबी के थ्रू जितनी भी चीजें कनेक्ट होती हैं हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली द यूएसबी डाटा ट्रैवलर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. उसके जरिए जो जो चीजें, जो जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ. जैसे मोबाइल फोन यूएसबी टाइप सी पे काम करता है, पुराने फोन यूएसबी टाइप बी पे काम करते हैं. लाइटनिंग पोर्ट होती हैं. इसके अलावा हम कंट्रोलर लगाते हैं, कीबोर्ड माउस लगाते हैं, अपने और भी डिवाइसेस लगाती हैं, तो लगाते हैं जो भी ना, तो वो यूएसबी पोर्ट के जरिए काम करती हैं. अगर मतलब यूएसबी के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं. ठीक है, जिसमें यूएसबी टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ये सारी चीजें आती हैं. इट सपोर्ट्स, हम बोलते हैं इट सपोर्ट्स फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन. फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है डाटा इस साइमल्टेनियसली सेंट एंड रिसीव्ड. मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस डाटा जा भी रहा होता है और आ भी रहा होता है साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे हो रहा होता है. वो होता है फुल ड्यूप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन. हम बोलते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डाटा एट अ सेम टाइम. दो वायर डाटा के लिए होते हैं और दो वायर जो है वो हमारे पास होते हैं किसके लिए? पावर के लिए. ठीक है, अच्छा, दो वायर डाटा के लिए जो होते हैं वो एक डाटा सेंडिंग और डाटा रिसीविंग के लिए होते हैं. ठीक है, इसमें बोलते हैं हम इट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्स डिवाइस ड्राइवर. मतलब कोई भी डिवाइस आप यूएसबी के जरिए कनेक्ट करते हैं तो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल ड्राइवर फॉर इट. ड्राइवर का मतलब एक छोटा सॉफ्टवेयर जो उस डिवाइस को चलाता है. जैसे आप कोई आजकल के दौर में कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई यूएसबी कोई माउस कनेक्ट करो तो ऑटोमेटिकली इट टेक्स लोडिंग ऑन द राइट बॉटम पे ना कुछ इंस्टॉलिंग ड्राइवर कुछ आ रहा होता है, कुछ से एक मैसेज आता है और उसके बाद वो डिवाइस चलना शुरू हो जाती है. ठीक है, जब पहली दफा आप उसको कनेक्ट करोगे सो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्स द ड्राइवर, प्लग इन प्ले होता है, वो खुद ब खुद चलना शुरू होता है. ठीक है, इसके अलावा हम इसमें बात करते हैं कि ये 5 मीटर केबल तक काम कर सकता है. इसके अलावा बैकवर्ड कंपैटिबल होता है. ये सारी चीजें जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के पॉइंट लिखो इसमें. बैकवर्ड कंपैटिबल और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दोनों समझाता हूँ. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब आजकल आप डिवाइस में अगर कोई यूएसबी पोर्ट देखें तो आपको ऐसी हैरानी नहीं होती यार ये यूएसबी पोर्ट दिया हुआ क्या बात है भाई, यूएसबी पोर्ट, हाँ दैट इज नॉर्मल. तो इंडस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड बना दिया उसको, हर डिवाइस में यूएसबी सपोर्ट करेगा. सही है, दिस इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. कि इंडस्ट्री में जितनी भी डिवाइसेस बन रही है वो यूएसबी पे, यूएसबी का सहारा लेते हुए बन रही है और यूएसबी है उसमें. बैकवर्ड कंपैटिबल. बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब ये होता है कि न्यूअर वर्जन ऑफ यूएसबीज आर स्टिल कंपैटिबल विद द ओल्डर वर्जन्स ऑफ यूएसबीज. मतलब नई यूएसबी आई है, तेज स्पीड पे काम कर रही है, दे आर स्टिल कंपैटिबल विद द ओल्डर पोर्ट्स या ओल्डर वर्जन ऑफ यूएसबीज. पुरानी वाली डिवाइसेस में भी कनेक्ट हो सकती है या होगी. ठीक है, वो अपनी स्पीड को खुद ही कंपैटिबल बनाते हैं. दैट इज रिवर्स कंपैटिबल इन टेक्नोलॉजी. कि नई वर्जन जो है, नया वर्जन जो होता है वो पुराने वाले को सपोर्ट कर रहा होता है स्टिल. दैट इज रिवर्स कंपैटिबल या बैकवर्ड कंपैटिबल. वीजीए कौन सी पोर्ट होती है भाई? वीजीए पोर्ट होती है आपके पास, आपने लेट्स टेक एन, ये डिस्प्ले पोर्ट होती है. एक बात तो ये, इसको इसके लिए लिखते हैं हम लोग, ये डिस्प्ले पोर्ट होती है. ठीक है, डिस्प्ले पोर्ट का मतलब होता है कि अगर आपने मॉनिटर कनेक्ट करना है ना, मेरा पास कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ एलईडी या एलसीडी कनेक्ट करते हैं, तो आजकल तो हम एचडीएमआई पे कनेक्ट करते हैं, राइट? एचडीएमआई पे. एचडीएमआई से पहले वाली जो टेक्नोलॉजी थी वो वीजीए थी. आजकल पुराने प्रोजेक्टर्स हो गए, पुराने कंप्यूटर्स हो गए, जो वो डब्बे वाले मॉनिटर्स नहीं होते थे, और टीवी जैसे होते थे, बहुत बड़े बड़े भारी से. योर पेरेंट्स मस्ट हैव यूज्ड इट, राइट? वो
बचपन में उन्होंने यूज किए होंगे लाजमी तौर पे, वो बड़े बड़े डब्बे डब्बे से होते थे, बहुत बल्कि से, बहुत हैवी से होते थे। दैट दोज मॉनिटर्स हैज द डिस्प्ले पोर्ट एज VGA पोर्ट। उसमें VGA पोर्ट होती है, ब्लू से कलर की होती है, बहुत सारी पिन्स होती है उसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास, अच्छा कब आई, कब थी वो, तकरीबन 1980s की बात है, बहुत पुरानी है। तो डिस्प्ले पोर्ट होती है, एक बात सपोर्ट करती है रेजोल्यूशन 640 बाय 480 पिक्सल्स को सपोर्ट करती है। एक और चीज जो हम बोलते हैं कि भाई इसकी जो रिफ्रेश रेट होता है वो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो सकता था मैक्सिमम। ये समझ में आया, 640 इंटू 480 पिक्सल्स, जी मतलब टोटल जो पिक्सल्स बनाते थे ना, वो इमेज जो बनाती थी वो 640 इंटू 480, मतलब 640 जो है ना वो उसकी लेंथ होगी और हाइट होगी 480, ठीक है। इतने पिक्सल्स होंगे बस, इससे ज्यादा पिक्सल्स को सपोर्ट नहीं करता था। अच्छा, इसके अलावा हम एक और बात करते हैं कि इसकी कलर डेंसिटी भी कम होती थी, मतलब पिक्सल कलर्स जो है ना वो सिर्फ 256 कलर्स को सपोर्ट करता था, बहुत कम होता था, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम एक दो बातें इसमें और करते हैं, जैसे इसको स्प्लिट करना आसान रहता था, कनेक्शन को स्प्लिट करना। आ कनेक्शन को स्प्लिट करने से मुराद ये कि लेट्स से कि मेरे पास मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर एक ही है, और मैंने उसको, उसकी जो केबल है ना वीजे, लाइक VGA केबल, उसको मैंने जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है। दो हिस्सों में से मेरा वो दो कंप्यूटर्स में लगा दी, तो एक टाइम पे एक का डिस्प्ले देख रहा हूँ, दूसरे टाइम पे दूसरा का डिस्प्ले देख रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही मॉनिटर यूज हो रहा है दो उसके डिस्प्ले देखने के लिए। ओके तो ये स्प्लिटिंग इसकी आसान रहती थी। VGA स्प्लिटर इस्तेमाल होता था, छोटी सी डिवाइस होती थी, उससे स्प्लिट हो जाता था, आसानी से स्प्लिट हो सकता था। अच्छा, और दूसरा ये कि भाई इसके ये सिक्योर भी होता था, कनेक्शन सिक्योर होता था, लेकिन इसका एक मसला और होता था, मतलब पिन जो है ना वो उसकी बैंड हो जाती थी, कनेक्शन जो है ना वो खराब हो जाते थे, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। मूविंग ऑन द अदर एंड HDMI पे बात करते हैं। अच्छा, ये जो डिस्प्ले पोर्ट होती थी ना, ये सिर्फ डिस्प्ले ट्रांसमिट करने के काम आती है, मतलब सिर्फ इमेज जाएगी और कुछ भी नहीं था। HDMI में क्या है, एक तो डिस्प्ले है अलोंग विद साउंड, साउंड भी है, मतलब साउंड भी ट्रेवल करता है, या साउंड भी जो है वो सपोर्ट करती है ये HDMI। अच्छा, मूविंग ऑन, HDMI में हम जो है वो बोलते हैं कि यार इट इज वे बेटर देन VGA, बहुत बेहतर है VGA के मुकाबले में, क्योंकि पिक्सल्स की डेंसिटी ज्यादा है, रिफ्रेश रेट ज्यादा है, ठीक है। 1920 इंटू 1080, हाँ 1080p सपोर्ट करते हैं, 1080 पिक्सल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरा, एक और बात हम इसमें बात करते हैं कि इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता है, 4 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पर वो सिर्फ कितने कलर्स को, 256 को सपोर्ट कर रहा था, 4 मिलियन कलर सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इसका। तो वाइड स्क्रीन को सपोर्ट करता है, तो सिनेमा वगैरह जो का जो लुक आता है ना वो आता है HDMI से, VGA से नहीं आता था। चले भाई, हम बात करते हैं रिफ्रेश रेट पे। रिफ्रेश का मतलब होता है कि भाई एक सेकंड में कितने फ्रेम्स मिलके वो एक इमेज बनेगी। एक सेकंड में 120 फ्रेम्स रिफ्रेश रेट का मतलब कि जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो एक सेकंड में 120 हर्ट्ज का मतलब हो गया 120 फ्रेम्स मिलाकर एक इमेज बनेगी। और यहाँ पर कितने फ्रेम्स मिला के एक इमेज बनेगी एक सेकंड में, 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज का मतलब हो गया कि इसका जो रिफ्रेश रेट है उसका हाफ है HDMI का, मतलब 60 फ्रेम्स बना रहा है और 120 फ्रेम्स बना रहा है पर सेकंड। तो इससे जो है ना वो आपके पास काफी उसमें फर्क पड़ता है रिफ्रेश रेट में। जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो ना, जब ऐसे आप इमेज वो चेंज करते हो, तो कोई नई डिवाइसेस जो भी आ रही हैं आपके पास, आपने वो किया होगा यार, उसकी ट्रांजिशन जो होती है ना वो स्मूथ होती है ना। पुरानी वाली की जो है ना इतनी स्मूथ नहीं होती, वो रिफ्रेश रेट का ही मामला होता है, रिफ्रेश रेट अच्छा होता है नई डिवाइसेस का। अच्छा, इट यूजेस अ प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं HDCP। HDCP इस्तेमाल करता है। अच्छा, व्हाट इज HDCP? HDCP इज हाई बैंडविड्थ डिजिटल कॉपी प्रोटेक्शन। अच्छा भाई, क्या होती है ये भाई? इट इज जस्ट लाइक अ प्रोटोकॉल, एक
प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का मतलब एक सिक्योरिटी है। HDCP इससे होता यह है, मिसाल के तौर पे आपने अगर HDMI के जरिए किसी LED को कनेक्ट किया तो LED को पहले ऑथेंटिकेट करेगी वो डिवाइस। ऑथराइजेशन होती है, ऑथेंटिकेशन होती है कि भाई पता चले ये डिवाइस जो ऑथेंटिक है या नहीं है, सही है। तो ऑथेंटिसिटी जो है ना उसकी चेक की जाती है, ऑथेंटिक डिवाइस है तो उसको डिस्प्ले दिया जाता है, वरना HDMI डिस्प्ले नहीं देता। ऐसा ऐसे भी होता है कि जैसे VGA मैंने बोला था ना, स्प्लिट करना आसान होता है कि हमने वायर्स को छीला, ठीक है, वायर्स को मैंने पील ऑफ किया और उन वायर से कनेक्शंस निकाले और दो कनेक्शंस हमने दो कंप्यूटर्स में डाल दिए। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ VGA के साथ, HDMI के साथ नहीं कर सकता। HDMI में एक वक्त में एक ही डिजिटल कॉपी प्रोटेक्शन का मतलब एक वक्त में एक ही डिवाइस चलती है, दूसरी नहीं चल सकती। और पहले वो ऑथेंटिकेट करेगा उसको, हाँ भाई ठीक है, और इनक्रिप्ट करेगा डाटा को, तो तभी वो चलती है।